जो इजराइल के जो ड्रोन है ना, इनको मैंने तो बहुत करीब से देखा है। पिछले साल जब मैं बैरूत में था तो वहाँ पर 2-3 दिन के बाद मेरे कैमरामैन ने, इमरान अलेक्जेंडर ने मुझे वार्न किया, उसने बल्कि मुझे कॉशन किया। उसने कहा एक चीज़ नोट करें आप। मैंने कहा क्या? उसने कहा जब मैं आपके साथ कैमरा लेके निकलता हूँ और हम कहीं जाते हैं तराबलस या सैदून, तो इजराइल का जो ड्रोन है ये बहुत नीचे आ जाता है और नीचे आके ना तो ये ऐसे इतनी नीचे आ जाता है, ये हमें फॉलो करता है बकायदा। और इसके फॉलो करने से जो आसपास लोग हैं उनमें पैनिक फैल जाता है। सर ये बताइए कि आपने इजराइल को भी बड़ा स्टडी किया है और आपने ये जो फ़लस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कवर किया है। इस जंग में भारत को इजराइल सपोर्ट कर रहा था, ना सिर्फ उन्होंने इक्विपमेंट वाइज बल्कि उन्होंने स्ट्रेटजी में भी ऐसी इतलात हैं कि सपोर्ट किया भारत को। तो इस वक्त पाकिस्तान की फतह के बाद इजराइल कितना खौफजदा होगा? पहली बात तो यह है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो जंग थी मई 2025 में, इसमें इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स कम से कम 6 एयर बेसिस में मौजूद थे। अच्छा। 2 एयर बेसिस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, एक श्रीनगर की और एक वो जम्मू कश्मीर तो नहीं बनती लेकिन उसके करीब ही है, आदमपुर। और भोज में भी वो मौजूद थे और इसके अलावा 3 और जगह पे भी मौजूद थे। और वो इसलिए मौजूद थे कि उन्होंने अपने ड्रोन ऑपरेट किए, वो ऑपरेट करने थे। ठीक है, तो ये जो ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए, इंडिया के पास इनको ऑपरेट करने की एक्सपर्टीज भी नहीं है। ले तो लिए, ऑपरेट करने वाले नहीं थे। तो इंडिया जो है उसको इस जंग में सिर्फ इजराइल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल नहीं थी, इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट और इजराइल के वेपन मौजूद थे इंडिया में फिजिकली। और मेरी इतला के मुताबिक एक अटैक में, एक जो उनके एयरबेस पे अटैक हुआ है आदमपुर में, उस अटैक में कुछ इजरायली जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। और ये खबर जो है उसको छुपाया गया है और एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो उस बेचारे ने खबर कंफर्म करने के लिए कहीं इधर उधर फ़ोन किया तो उसको गायब कर दिया उन्होंने। वो अभी तक वापस नहीं आया और उसकी भी जो फैमिली है क्योंकि वो मिसिंग पर्सन है, तो उसकी भी फैमिली ने पाकिस्तान में मेरे से रब्ता किया। मैंने अभी तक उसका नाम वाम नहीं कहीं दिया, मैंने कहा इसलिए कि उसके लिए बहुत परेशानी होगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो इजराइल के जो ड्रोन है ना, इनको मैंने तो बहुत करीब से देखा है। पिछले साल जब मैं बैरूत में था तो वहाँ पर 2-3 दिन के बाद मेरे कैमरामैन ने, इमरान अलेक्जेंडर ने मुझे वार्न किया, उसने बल्कि मुझे कॉशन किया। उसने कहा एक चीज़ नोट करें आप। मैंने कहा क्या? उसने कहा जब मैं आपके साथ कैमरा लेके निकलता हूँ और हम कहीं जाते हैं तराबलस या सैदून, तो इजराइल का जो ड्रोन है ये बहुत नीचे आ जाता है और नीचे आके ना तो ये ऐसे इतनी नीचे आ जाता है, ये हमें फॉलो करता है बकायदा। और इसके फॉलो करने से जो आसपास लोग हैं उनमें पैनिक फैल जाता है। लोग हमसे बात नहीं करते बल्कि हम उल्टा प्रेशर में आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार आप जाएं यहाँ से, आप जाएं, आपकी वजह से ड्रोन आ गया। आप यकीन करें अदील साहब कि मेरे लिए वहाँ पे शूट करना मुश्किल हो गया था कि सड़क पे मैं अगर जा रहा हूँ किसी से बात करने के लिए तो वो ड्रोन आ जाता था इसराइल का और उसको देख के लोग भाग जाते थे और वो हमें बुरा भला भी कहते थे, टू बी वेरी, कि आपकी वजह से ये हो रहा है। तो हमें ये लगा कि ये जो ड्रोन है ये इसका बहुत ज़्यादा, इसके बहुत से मकासद हैं। इसको यहाँ ये इससे अटैक भी करते हैं, इससे स्पाइंग भी करते हैं और इससे लोगों का मोराल भी डाउन करते हैं, लोगों में अफरा तफरी भी फैलाते हैं। तो जब हम कैमरे के बगैर निकलते थे कहीं, क्योंकि उधर खाना खाने के लिए भी आपको ना जान खतरे में डालनी पड़ती थी, हम कैमरा छुपा के और चोरी चोरी कहीं आगे से पीछे से होके तो हम कोई रेस्टोरेंट तलाश करते थे, कोई जहाँ पे हम जाके खाना खाएं। तो ड्रोन आता ज़रूर था लेकिन वो एक फासले पे रहता था। जब कैमरा हमारे साथ होता था ना तो ड्रोन बहुत नीचे आ जाता था।
ठीक है ना। तो आपने इतने करीब से ये पहले ही और देखा उनकी उनके टैक्टिक्स को देखा है ड्रोन के। तो जब ये पाकिस्तान में इजराइल के ड्रोन आए तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने पहचान लिया, ये तो वही है ठीक है ना, ये तो वही है। और उसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये थी कि फिर मैंने ये बात जो है ये मैंने बोलनी शुरू की कि ये जो इजराइल के ड्रोन है इसका मकसद सिर्फ स्पाइंग और अहम टारगेट्स को हिट करना नहीं है, इसका मकसद आपका हौसला तोड़ना भी है और अवाम में अफरा तफरी फैलाना भी है। ये नफसियाती जंग का एक हरबा भी है, लिहाजा आप इस ड्रोन से ज़्यादा डरे मत। बिल्कुल, आपने इस पे बहुत बात की, बिल्कुल मैंने सुना भी, देखा भी। लेकिन मीर साहब, इजराइल पे इस वक्त क्या बीत रही है? भारत को शिकस्त बुनियादी तौर पे इनडायरेक्टली, फिर तो इजराइल की शिकस्त हुई। इजराइल कितना खौफजदा है? उसके लिए तो इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ही फिर पाकिस्तान है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं डिटेल में भी अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जिन जिन शख्सियात ने इजराइल की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उनके साथ माजी में अच्छा सलूक नहीं हुआ उन पाकिस्तानियों के साथ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो 73 की अरब इसराइल जंग थी, उसमें उन्होंने एयरफोर्स भेज दी। हमारी एयरफोर्स जो है उसने सीरिया से जाके अटैक किया और इजराइल के जहाज़ गिराए। उनका क्या अंजाम हुआ भुट्टो साहब का? डॉक्टर ए क्यू खान साहब ने मुझे खुद बताया था। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ पे आप बड़ी तनकीद करते हैं और वो भी आपके बहुत ख़िलाफ़ है, चक्कर क्या है? उन्होंने बहुत एक नाकाबिले बयान लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए और कहा कि मैंने एक 5000 किलोमीटर का मिज़ाइल प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज किया हुआ है और ये इसने मेरे फंड बंद कर दिए। मैंने कहा 5000 किलोमीटर? उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर ये इतना लंबी रेंज का प्रोग्राम जो है वो आपने शुरू किया है तो इस पर उसको क्या एतराज़ है? उसने कहा भाई देखो ना, उसने मुझे कहा कि भाई इंडिया जो है उसको तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2700 या 3000 किलोमीटर की रेंज चाहिए, तो ये आप 5000 किलोमीटर का क्यों तैयार कर रहे हैं? तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा कहीं तुम इजराइल को तो नहीं टारगेट करना चाहते? तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, इजराइल ने 1998 में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा बनाया, हमने उनका मंसूबा नाकाम बनाया। उसके बाद इजराइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है। हर दफ़ा हमें पहले से पता चल जाता है, कभी हमें कोई मुल्क बता देता है, कभी हमें कोई मुल्क बताया, तो उसको हमें हमारे पास डेटरेंस तो होना चाहिए ना। उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तिल अबीब में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने मेरे फंड बंद कर दिए। ये लड़ाई थी सारी। तो इसलिए इजराइल जो है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और इजराइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने 1948 में जब इजराइल की गवर्नमेंट ने उनको ख़त लिखा कि जी आप हमें रिकगनाइज़ करें, तो उन्होंने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिखा कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो इजराइल को इस बात का पता है और मैं ये समझता हूँ कि इजराइल का हर दुश्मन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंडिया है और इजराइल जो है वो उसने इंडिया के साथ दोस्ती लगाई। आप ज़रा सोचें ना कि इतनी दूर है इंडिया और इजराइल में इतना फासला है, कोई कोलैबोरेशन कैसे बनती है? स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की कोई वजह आप बता सकते हैं मुझे? कोई वजह होगी? सिर्फ एक है पाकिस्तान, सिर्फ एक है पाकिस्तान। तो इजराइल ने जो इंडिया के साथ दोस्ती लगाई हुई है वो सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में लगाई हुई है। तो इसलिए हमें इजराइल पर कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। इजराइल कल भी आपका दुश्मन था, इजराइल आज भी आपका दुश्मन है। धचका तो लगा ना सर उसको। और जब तक आरएसएस के पॉलिटिकल विंग, बीजेपी की इंडिया में हुकूमत है, आप भूल जाएं कि आपकी इंडिया के साथ कोई दोस्ती या अमन हो सकता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कहा गया ना कि जी रॉ और आईएसआई अगर मिल जाएं, बैठ जाएं, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है।
रॉ और आईएसआई पहली दफ़ा 1988 में जनेवा में बैठे थे, जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया साहब प्रेसिडेंट थे और इंडिया में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी रॉ और आईएसआई ने काफ़ी कोलैबोरेट किया। फिर ये जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो जनरल फैज़ ने और अजीत डोवल ने भी बड़ी कोलैबोरेशन की। क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 हो गया। इसलिए जब तक मोदी की हुकूमत है इंडिया में, आप किसी भले की तवक्को ना रखें।